फिर आज की इस वाली वीडियो में पढ़ेंगे सेलुलर इंजरी। पिछली वीडियो में हमने ग्रोथ एडेप्टेशंस को डिस्कस किया था। ग्रोथ एडेप्टेशंस के बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक ऑलमोस्ट सारी बुक्स में मिलेगा आपको सेलुलर इंजरी मिलेगा। तो सेलुलर इंजरी के जैसे टॉपिक्स मैंने लिख रखे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हमको किस सीक्वेंस में रेफर करना है, ठीक है। तो बेसिक्स क्या है? बेसिक्स ये कि सेलुलर इंजरी कब हो सकती है। सेलुलर इंजरी तब हो सकती है जब, जैसे आप याद कीजिए पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ग्रोथ एडेप्टेशंस में, कि इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस सेल का टाइप बदल सकता है या सेल का साइज चेंज हो सकता है या सेल का नंबर चेंज हो सकता है। लेकिन अगर वो स्ट्रेस इतना ज्यादा हो कि जो एबिलिटी है सेल की अडेप्ट करने की, उसके भी बियॉन्ड हम स्ट्रेस देते हैं, सेल की जो एबिलिटी है अडेप्ट करने की उसके बियॉन्ड हम स्ट्रेस देते हैं, तो बेसिकली सेल इंजरी हो जाएगी। भाई जितना पढ़ सकते हो उससे ज्यादा आपको लोड दे दिया जाए तो बेसिकली आप मेंटल इंजरी हो जाएगी आपको, ठीक है। तो बेसिक्स आपको समझ में आ गई कि क्यों हो सकती है सेलुलर इंजरी। अब इसके कॉजेज क्या है? तो कॉजेज ये है, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट सबसे कॉमन कॉज हाइपॉक्सिया। हाइपॉक्सिया यानी ऑक्सीजन कम पहुंच रहा है किसी भी टिश्यू या सेल के पास में, या फिर इन्फेक्शंस। तो जैसे मैंने लिखा सबसे पहले कॉजेज के अंदर सबसे पहला हाइपॉक्सिया, ये मोस्ट कॉमन कॉज है, इसको हम डिटेल में भी देखेंगे। सेकंड हो गया कोई इन्फेक्शन, जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। फोर्थ हो गया आपके पास ऑटो इम्यून डिजीज, फिफ्थ हो गया आपके पास विटामिन या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या फिर एक्सेस, जैसे विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो गई आपके पास में, या फिर किसी विटामिन का एक्सेस हो गया, रेटिनोइक एसिड वगैरह का एक्सेस हो गया, उसमें हो सकता है विटामिन, या फिर मैं लिख देता हूं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या फिर एक्सेस, ठीक है। डेफिशिएंसी मोस्टली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में या फिर डेवलपिंग कंट्रीज जो है जिनमें पॉवर्टी रेशियो थोड़ा ज्यादा है उनके अंदर प्रेवलेंट है, और न्यूट्रिशनल एक्सेस जो है वो मोस्टली जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें ज्यादा कॉमन है, ठीक है। तो ये कुछ कॉज है। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, जैसे ट्रॉमा हो जाए, ठीक है। ये सारे कॉजेज हैं आपकी सेलुलर इंजरी के, ठीक। अब इनमें से डिटेल में हमको हाइपॉक्सिया को रेफर करना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और कि जो सेलुलर इंजरी है, अब उसकी ऐसी कोई गारंटी तो नहीं ना, सेलुलर इंजरी होने की कोई गारंटी तो नहीं है कि स्ट्रेस दिया तो हो ही जाएगी। तो किन किन चीजों पर डिपेंड करती है सेलुलर इंजरी? तो सेलुलर इंजरी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्ट्रेस, ऑन द टाइप ऑफ सेल एंड सिवियरिटी ऑफ स्ट्रेस। तो टाइप ऑफ स्ट्रेस कैसा है? हाइपॉक्सिक स्ट्रेस है या फिर कोई ट्रॉमेटाइजिंग स्ट्रेस है, इस टाइप का डिफरेंट टाइप का स्ट्रेस है। या फिर टाइप ऑफ सेल के एग्जांपल मैं आपको दूं तो जैसे न्यूरॉन है, नर्व सेल, इसको अगर अपन हाइपॉक्सिक स्ट्रेस देते हैं, तो ये 3 से 5 मिनट ये उसको बियर कर सकता है, उसके बाद में इसको सेलुलर इंजरी हो जाएगी हाइपॉक्सिक स्ट्रेस में। लेकिन वही अगर मसल सेल है, स्केलेटल मसल का, तो इससे काफी ज्यादा बियर कर सकता है, इसकी मोर देन 15 मिनट से बियर कर सकता है, ठीक है। तो टाइप ऑफ सेल पे भी डिपेंड करता है कि किस टाइप का आपके पास में इंजरी होगी या नहीं। वो ये भी एक कंडीशन है इंजरी को डिटरमाइन करने के लिए, इंजरी होगी या फिर, ठीक। ये आपके पास स्ट्रेस और ये सारे जो बेसिक्स थे सेलुलर इंजरी के वो सब हो गए, कॉजेज हो गए। अब चलते हैं हाइपॉक्सिया पे। तो हाइपॉक्सिया एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको इसलिए थोड़े से कलरफुल पेन से लिख देते हैं, हाइपॉक्सिया। ठीक है। हाइपॉक्सिया मैंने आपको बताया क्या होता है। हाइपॉक्सिया यानी कि किसी भी टिश्यू सेल के पास ऑक्सीजन कम पहुंच रहा है, हाइप यानी कि कम और ऑक्सीजन, तो हाइपॉक्सिया। अब हाइपॉक्सिया क्यों हो सकता है, उसका कारण क्या है? तो हाइपॉक्सिया के कारण सबसे पहले हम देख लेते हैं। नंबर 1, देखिए आपने नाम सुना होगा इस्कीमिया, मायोकार्डियल इस्कीमिया, ठीक। इन्फार्क्शन या इस्कीमिया, मायोकार्डियल इस्कीमिया। इस्कीमिया का मतलब क्या होता है? ब्लड फ्लो कहीं पे कम हो जाना, तो क्या हो गया पहला कॉज? इस्कीमिया।
इस्कीमिया के क्या क्या कॉज हो सकते हैं? तो इस्कीमिया के कॉज के लिए मैं आपको एक डायग्राम बताता हूँ। बेसिक सा डायग्राम है, बहुत ज्यादा पर काम आता है। ये कोई ऑर्गन है, ठीक है, ये कोई ऑर्गन है। यहाँ पे इसकी जो ब्लड सप्लाई है ऑर्गन की, ब्लड सप्लाई किससे होगी? आर्टरी से। तो यहाँ पे आ गई आर्टरी, और ब्लड या फिर वीनस ड्रेनेज जो है वो वेन से हो रहा है बेसिकली, वीनस ड्रेनेज। तो ये वेन्स, ठीक है, ये वेन होगी और ये आर्टरी होगी, ठीक है। और ये क्या है? ग्रीन कलर का ऑर्गन, ये कोई ऑर्गन है। और एग्जांपल से लिवर है, ये हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक वेन, ठीक। अब 3 कॉजेज हो सकते हैं किस चीज के? इस्कीमिया के। नंबर 1, या तो आर्टरी के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए, एथेरोस्क्लेरोसिस जैसे रीनल आर्टरी में हो सकता है एथेरोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी आर्टरी में हो सकता है, तो एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए। तो यहाँ से एथेरोस्क्लेरोसिस होने से क्या होगा? जो ब्लड फ्लो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, धीरे धीरे करते क्या होता है, अगर अनकंट्रोल्ड है या फिर ट्रीटमेंट नहीं लिया गया तो फिर क्या होगा? पूरी आर्टरी का ये जो पार्ट है इसको ऑक्लूड कर देगा, तो ब्लड फ्लो रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। या तो फिर वेन के अंदर थ्रोम्बोसिस हो जाए, वेन के अंदर डेवलपमेंट हो जाए किसी ऑब्स्ट्रक्शन का। तो इसका एग्जांपल है बड, इस चीज का। वेन के अंदर अगर थ्रोम्बोसिस हो जाए या फिर वेन के अंदर अगर क्लॉटिंग हो जाए किसी भी रीजन की वजह से, तो उसका एग्जांपल क्या है? बड कियारी सिंड्रोम, बड कियारी सिंड्रोम, दिस इज रिलेटिवली इंपॉर्टेंट। बड कियारी सिंड्रोम में क्या होता है? बड कियारी, आपने एक नाम सुना होगा पॉलीसाइथीमिया वेरा। उसमें क्या होता है कि जो आपके ब्लड होता है उसके अंदर आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है। तो आरबीसी काउंट बढ़ने की वजह से क्या होगा? आरबीसी क्योंकि एक सॉलिड कंपोनेंट है ब्लड का, तो ब्लड गाढ़ा होने लग जाएगा, ठीक है, उसकी विस्कोसिटी बढ़ने लग जाएगी। इसलिए जो कोएगुलेशन के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे, ब्लड क्लॉटिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो क्या होगा? हेपेटिक वेन के अंदर कई बार इस कंडीशन में क्लॉट बन जाता है, ठीक है। तो क्लॉटिंग या कह लीजिए ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन इन हेपेटिक वेन। अब इसे होगा क्या अगर यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ गया? ऑब्स्ट्रक्शन आ गया और ये नॉर्मल है, आर्टरी नॉर्मल है, ठीक है। बड कियारी सिंड्रोम में आर्टरी तो नॉर्मल ही, आर्टरी में कोई समस्या थोड़ी। तो ब्लड यहां से तो आ रहा है लेकिन यहां से जा नहीं पा रहा, यहां से जा नहीं पा रहा। तो होगा क्या? इवेंचुअली ब्लड जो है यहां फेल होने लग जाएगा, यहां पे, और स्लोली अब क्योंकि यहां से ब्लड बाहर जा नहीं पा रहा, तो क्या यहां से ब्लड आएगा? क्योंकि यहाँ प्रेशर बढ़ने लग गया, तो प्रेशर जो डिफरेंस है वो कम हो जाएगा। तो जो फ्रेश ब्लड है उसकी एंट्री कम हो जाएगी। तो फ्रेश ब्लड बेसिकली क्या है? जिसके अंदर ऑक्सीजन है। अब फ्रेश ब्लड की अगर ऑक्सीजन एंट्री कम हो गई तो क्या होगा? फ्रेश ब्लड आना कम हो जाएगा, और फ्रेश ब्लड आना कम होने से क्या होगा? सीधी सी बात है, इस्कीमिया हो जाएगा, ठीक है। तो इस्कीमिया के 2 कॉज हमने पढ़ लिए, एक तो आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन एथेरोस्क्लेरोसिस, या फिर वेन में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए बड कियारी सिंड्रोम, किसमें? हेपेटिक वेन के अंदर। तो कुछ नहीं, इसमें अगर इस्कीमिया हो गया हेपेटिक वेन के अंदर तो बेसिकली लिवर डैमेज हो जाएगा, इंजरी हो जाएगी सेलुलर। एक कॉज और होता है, वो है शॉक। आपने नाम सुना होगा शॉक, कार्डियोजेनिक, न्यूरोजेनिक, एनाफाइलैक्टिक, सेप्टिक, ये सब। तो इसमें क्या है? इसमें फॉर एग्जांपल कार्डियोजेनिक शॉक ले तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो इफेक्टिवली ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है, तो होगा क्या? होगा ये कि भाई अगर ब्लड पंप नहीं कर पा रहा तो इस आर्टरी में से जो ब्लड धकेला जाना चाहिए था ऑर्गन की तरफ वो नहीं धकेल पाएगा। तो अगर वो नहीं धकेल पाएगा तो ऑर्गन के पास में ऑक्सीजन कम पहुंचेगा, ठीक। तो एक हो गया आर्टरी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन, दूसरा हो गया वेन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन ये वाला, और तीसरा हो गया शॉक। 3 कारण हो गए इस्कीमिया, ठीक। इस्कीमिया आपको समझ में। अब इसके साथ में एक और होता है इस्कीमिया के अलावा, बताता हूँ। इस्कीमिया के बाद हाइपोक्सीमिया,
अब हाइपोक्सिया, हाइपोक्सीमिया पहले लिख दे रहा हूँ ना, हाइपोक्सीमिया और हाइपोक्सिया बहुत सिमिलर साउंडिंग है, बट हाइपोक्सिया का एक कॉज है, हाइपोक्सिया का एक कारण है हाइपोक्सीमिया। ईमिया का मतलब होता है इन ब्लड, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ईमिया, इन ब्लड, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। अब इसके लिए मैं आपको पहले थोड़ी सी फिजियोलॉजी बताना चाहता हूँ। तो आपको पता होगा कि जो एयर हम इनहेल करते हैं एटमॉस्फेयर से, उसके अंदर जो ऑक्सीजन है उसका हम रिप्रेजेंट करते हैं FiO2, मतलब जो फ्रैक्शनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एयर इन फ्रैक्शनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। इसके कारण जो आपने इनहेल किया उसके कारण आपके एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन का कुछ पार्शियल प्रेशर होगा एल्वियोलाई के अंदर, इसकी वजह से उसको बोलेंगे PaO2, P कैपिटल AO2। अब P कैपिटल AO2 यानी एल्वियोलाई में आपके कितना ज्यादा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है, इस वजह से आपकी जो आर्टरीज है इसके अंदर कुछ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा, यानी ये जो है ये पुश करेगा ब्लड आपकी आर्टरीज के अंदर। ये जो था इसने आपके एल्वियोलाई में ब्लड पुश किया, बेसिकली आपने इनहेल किया, इसने आपके आर्टरीज के अंदर ब्लड पुश किया, तो आर्टरीज के अंदर जो पार्शियल प्रेशर होता है उसका हम बोलते हैं P स्मॉल AO2, ठीक है, P स्मॉल AO2। अब आर्टरीज के अंदर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो किसके अंदर ब्लड पुश करेगा, वो पुश करेगा हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन। अब हीमोग्लोबिन के अंदर अगर ऑक्सीजन पंप होगा तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन में लग जाएगा, हम सैचुरेशन कर्व पढ़ते थे, तो हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन लग जाएगा, तो सैचुरेशन मैक्सिमम 100% तक होता है। अब अगर उसकी कैपेसिटी वगैरह कम हो जाए हीमोग्लोबिन की कैरी करने की ऑक्सीजन को, तो उसका सैचुरेशन जो है वो 100 से कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल से 75% हो गया या फिर 90% हो गया, जो भी, तो उसका ऑक्सीजन कंटेंट इन हीमोग्लोबिन या फिर ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन को हम रिप्रेजेंट करते हैं SaO2 से, ठीक है। तो ये इसका एक पाथवे है, ऑक्सीजन कहां से कहां, FiO2 एयर के अंदर लिख देता हूं मैं, FiO2 एयर के अंदर, PaO2 एल्वियोलाई में, P स्मॉल AO2 आर्टरी में, और SaO2 हीमोग्लोबिन में, ठीक है। अब हाइपोक्सीमिया, ये तो हाइपोक्सिया का कॉज है हाइपोक्सीमिया। अब हाइपोक्सीमिया के कॉज देखने तो क्या हो जाएंगे, तो मैं FiO2 को कम कर दूं, तो FiO2 को कम करने के मेरे पास क्या तरीके, बेसिकली हाई एल्टीट्यूड, ठीक है, ऊंचाई, पहाड़ों वगैरह पे, हिल स्टेशन वगैरह पे हाई एल्टीट्यूड, तो इसमें FiO2 कम हो जाता है, तो हाई एल्टीट्यूड में FiO2 कम हो जाएगा, लिख देता हूं एरो पे, डिक्रीज्ड ऑन इन जो भी हाई एल्टीट्यूड। PaO2 एल्वियोलाई के अंदर, तो एल्वियोलाई के अंदर PaO2 को कम करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, PaCO2, जो CO2 का पार्शियल प्रेशर है एल्वियोलाई के अंदर उसको बढ़ा दूं। भाई एल्वियोलाई के अंदर जो एयर है वो तो लिमिटेड ही आ सकती है, तब वो एयर के अंदर प्रोपोर्शन जो होता है वो बेसिकली जैसे ऑक्सीजन है, मैं एग्जांपल देता हूं, ये आपका एल्वियोलाई है, इसके अंदर 100 यूनिट्स एयर है। अब इसके अंदर आप कुछ भी भर दो, एक बलून है उसके अंदर आप कुछ भी भर दो, उसकी तो एक मैक्सिमम कैपेसिटी फिक्स्ड है। अब उसमें आप नाइट्रोजन भरो, हीलियम भरो, कार्बन मोनोऑक्साइड भरो, ऑक्सीजन भरो, जो भी भरो, पर वो रहेगा तो 100 ही मैक्सिमम। तो 100 या तो मैं 90 ऑक्सीजन और 10 CO2 से बना दूं, या तो मैं 100 ऑक्सीजन और 0 CO2 से बना दूं, ठीक है। और ये जो नीचे वाला केस है नॉर्मली होता है, लेकिन अगर ये ऊपर वाला केस होने लगे तो PaO2 कम हो गया ना, PaO2 पहले तो ये था लेकिन अब तो कम हो गया क्योंकि 10 जो है वो PaCO2 में चला गया, तो PaO2 से कम हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो गया क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो है वो बढ़ गया। इसको शायद डाल्टन्स लॉ कहते हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ गैसेस, एग्जैक्टली याद नहीं लेकिन शायद इसको डाल्टन्स लॉ ऑफ गैसेस कहते हैं। ये जो पार्शियल प्रेशर है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस इक्वल्स टू टोटल पार्शियल प्रेशर, ऐसा रहता है।
ठीक है, यार को समझ में आ गया। तो PaO2 को कम करने के लिए क्या करेंगे हम, डिक्रीज इन इंक्रीज्ड PaCO2, इंक्रीज्ड PaCO2, ठीक है, इंक्रीज PaCO2 में ये कम हो जाएगा। और इंक्रीज PaCO2 को तो आपको पता ही है भाई, COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, एम्फाइसीमा में क्या होता है, या फिर COPD इन जनरल, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, जो लंग्स है उससे एयर एग्जिट नहीं कर पाएगी, एल्वियोलाई से एयर एग्जिट नहीं कर पाएगी, तो एल्वियोलाई में रह जाएगी एयर। तो अगर एयर एल्वियोलाई में रह जाएगी तो बेसिकली एल्वियोलाई के अंदर एयर रह के करेगी क्या, तो ऑक्सीजन तो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, CO2, तो CO2 का अमाउंट बढ़ता जाएगा। लेकिन क्योंकि एल्वियोलाई के वॉल्यूम फिक्स है और उसके अंदर एयर एक्यूमुलेट हो रही है, तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन तो कम होता जाएगा, जो अभी हमने समझा। तो COPD, या फिर आप अलग से लिख सकते हैं एम्फाइसीमा भी, वैसे इसी के अंदर आ जाता है, ठीक है। एम्फाइसीमा, FiO2 कम कर दिया, PaO2 कम कर दिया। आर्टरी के अंदर कैसे कम करेंगे, आर्टरी के अंदर कम करने के लिए पल्मोनरी फाइब्रोसिस, आपने नाम सुना, इंटरस्टिशियल पल्मोनरी फाइब्रोसिस। उसमें क्या होगा कि ये जो है एल्वियोलाई और आर्टरी, इनके बीच में अगर मैं एक लेयर बना दूं, इस एरो को गायब कर दूं या डॉटेड कर दूं, कम कर दूं, बेसिकली यहाँ पे एक मैंने लेयर बना दी, तो क्या होगा, एल्वियोलाई से आर्टरी के अंदर जो ऑक्सीजन जाना था वो नहीं जा पाएगा। तो क्यों वो नहीं जा पाएगा, तो इससे होगा क्या, होगा ये कि आर्टरी के अंदर जो PaO2 है कम हो जाएगा, एल्वियोलाई से आर्टरी के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा। तो ये जो लेयर बना दी मैंने, ये क्या था, इंटरस्टिशियल पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ठीक है, इनके बीच में लेयर आ जाएगी, ठीक है। PaO2 भी कम हो गया। अब SaO2 कम करने के लिए मैं क्या करूंगा, सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन को कम करने के लिए, तो मैं हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर दूंगा, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर दूंगा। मतलब इसकी जो कैपेसिटी है, औकात जो है बेसिकली ऑक्सीजन को कैरी करने की एक बार में, उसको ही अगर मैं रिड्यूस कर दूं, जैसे इसका अगर मैक्सिमम सैचुरेशन 100% हो पा रहा था पहले, तो अब अगर मैं इसको 90% या उससे नीचे ले आऊं, तो SaO2 कम हो गया। तो वो कैसे होगा उसका देख लेते हैं हम। आप उसको अलग से क्लासिफाई भी कर सकते हैं हाइपोक्सिया के अंदर भी, तो उसका आप बोल सकते हैं डिक्रीज्ड कैपेसिटी ऑफ ब्लड टू कैरी ऑक्सीजन, ऐसे भी कह सकते हैं। तो वही हम तो अलग से रेफर कर लेते हैं, उसमें 2-3 टॉपिक्स और ऐड हो जाएंगे, 2-3 भी नहीं, नंबर 3 क्या है, डिक्रीज कैपेसिटी ऑफ ब्लड टू कैरी ऑक्सीजन, ठीक है। ये अगर मैं कर दूं डिक्रीज कैपेसिटी ऑफ ब्लड टू कैरी ऑक्सीजन, तो इसमें सबसे पहला कैसे कम करें, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, बहुत नाम सुना है, CO पॉइजनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग क्या होता है, इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो आयरन से बाइंड कर जाता है +2 स्टेट के अंदर, और इतना जोर से बाइंड करता है कि उसको वहां से हटाया नहीं जा सकता। मतलब हीमोग्लोबिन जो होता है उसके अंदर आयरन होता है +2 स्टेट में, उससे ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाइंड कर जाती है, और इसकी एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है हीमोग्लोबिन के लिए। तो बात है कि फिर ये डिस्प्लेस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड को। तब बात यह है कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड जगह घेर लेगा हीमोग्लोबिन पे, और हीमोग्लोबिन पे जगह तो लिमिटेड ही है बेसिकली, और कुछ जगह उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड ने घेर ली, तो ऑक्सीजन के लिए जगह थी हीमोग्लोबिन को कम हो जाएगी, तो हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी वो कम हो जाएगी। नंबर 2 मेट हीमोग्लोबिन, इसका फॉर्मेशन हो जाए मेट हीमोग्लोबिन, ठीक है। मेट हीमोग्लोबिन क्या होता है, आयरन जो हीमोग्लोबिन के अंदर होता है वो +2 स्टेट में होता है, इसका कन्वर्जन हो जाए
iron in +3 state. This is called met hemoglobin. +3 वाला iron, +3 वाला iron in hemoglobin, इसको बोलते हैं मेट हीमोग्लोबिन. ठीक है, मेट हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाए. इस मेट हीमोग्लोबिन के अंदर आपको सिम्टम्स क्या क्या दिखेंगे? मेट हीमोग्लोबिनीमिया कहते हैं जिसको. ईमिया मतलब ब्लड ही, तो मेट हीमोग्लोबिन इन ब्लड. इसके अंदर आपको सिम्टम्स दिखेंगे. एक तो चॉकलेट कलर्ड ब्लड, चॉकलेट ब्राउन ब्लड भी कह सकते हैं, चॉकलेट ब्राउन. नंबर 2 साइनोसिस. साइनोसिस दिखता है. साइनोसिस कब दिखता है? जब डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. साइनोसिस और चॉकलेट कलर्ड. ठीक है. अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग जो होती है, ये कब हो सकती है? तो जब फायर्स वगैरह जो होती है नॉर्मली, उनमें ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम होती है. अगर बहुत कम नहीं, थोड़ी भी अगर कम होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होने लगती है. जैसे कहीं पे आग जल रही है तो उसमें अगर आसपास ऑक्सीजन कम है एटमॉस्फेयर में, तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होने लग जाएगी इनकम्प्लीट कंबस्शन की वजह से. या फिर जो कार्स वगैरह होती है, मोस्टली जो ओल्ड इंजन्स हो जाते हैं ना, थोड़े से जो ओल्ड मॉडल्स है कार्स के, उनमें बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखने को मिलती. तो क्या होता है कि जैसे किसी ने गैराज में अपनी कार पार्क कर रखी है, तो अगर उसने ऑन करके छोड़ दी कार अपने गैराज में, बंद गैराज में, और वो गैराज में ही बैठा है, तो बहुत हद तक चांस है उसको कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाएगी. ठीक है. और इसका अर्ली सिम्टम कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का होता है अर्ली सिम्टम हेडेक. अर्ली सिम्टम हेडेक. ठीक है. कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो गया, मेट हीमोग्लोबिनीमिया हो गया. अब अगर डिक्रीज कैपेसिटी ऑफ ब्लड करना है तो मैं क्या करूं? आरबीसी का अमाउंट कम कर दो. तो आरबीसी के अमाउंट कम करने को क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम कर दो, इसको बोलेंगे एनीमिया. एनीमिया. एनीमिया में क्या होगा? या तो हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम हो जाएगा, आरबीसी का अमाउंट कम हो जाएगा. तो अगर जो नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स है वही अगर कम हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन किस पे चढ़ के जाएगा? ठीक है. तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं. इसलिए एनीमिया भी एक कॉज है. ठीक है, हाइपोक्सिया का. तो ये कुछ कॉजेस था हाइपोक्सिया के. ठीक है, ये सारे कॉजेस थे जिनकी वजह से हाइपोक्सिया हो जाता है. अभी जो कॉजेस हमने पढ़े, इससे होता क्या है? मतलब ठीक है, ऑक्सीजन कम पहुंच रहा है, वो भी ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन कम पहुंचने से होता क्या है? बेसिकली मॉलिक्यूलर लेवल पे होता क्या? एग्जैक्टली क्या होता है? तो एग्जैक्टली ये होता है कि ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर्ड किसके लिए है? ऑक्सीजन अल्टीमेटली कहाँ चाहिए? आपने पढ़ा होगा बायोकेमिस्ट्री के अंदर. अल्टीमेटली ऑक्सीजन चाहिए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर. उसका जो लास्ट स्टेप होता है, जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स 4 से जो ऑक्सीजन होती है ट्रांसपोर्ट हो जाती है बाहर की तरफ, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है और H2 का फॉर्मेशन हो जाता है. तो वो वाला जो स्टेप है वहां पे चाहिए. और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंप्लीटली किस काम आती है? एटीपी फॉर्मेशन की. तो ऑक्सीजन नहीं होगा तो एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होगा, और जाहिर सी बात है एटीपी का फॉर्मेशन अगर नहीं होगा तो क्या होगा? तो सीधी सी बात है, सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगा. अब एटीपी का अगर फॉर्मेशन नहीं हो रहा और ऑक्सीजन कम पहुंच रहा है, तो सेल बेसिकली डेथ हो जाएगी. डेथ से पहले की जो स्टेजेस होती है, सेल डेथ से पहले की जो स्टेज होती है वो होती है रिवर्सिबल इंजरी, इरिवर्सिबल सेल इंजरी, और फिर सेल डेथ. तो सेल की रिवर्सिबल इंजरी होती है पहले, जिसको मैं रिवर्स कर सकता हूँ बाय एनी ट्रीटमेंट. उसके बाद में इरिवर्सिबल इंजरी, जो किसी भी ट्रीटमेंट से रिवर्स नहीं हो सकती, और उसके बाद फाइनली सेल डेथ होती है. तो रिवर्सिबल इंजरी और इरिवर्सिबल इंजरी से पहले हम ये देखते हैं कि जो ऑक्सीजन कम पहुंच रहा था उससे हो क्या रहा है. ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वगैरह हो रहा है, लेकिन उससे भी क्या हो रहा है? एटीपी कम बन रहा है, उससे हो क्या रहा है? तो एटीपी कम बनने से, एटीपी अगर कम हो जाएगा तो क्या कम हो जाए? क्या चलना बंद हो जाए? कौन सा पंप चलना बंद हो जाएगा? तो सोडियम पोटेशियम पंप, ये चलना बंद हो जाएगा. सोडियम पोटेशियम पंप चलना बंद हो जाएगा. अगर ये चलना बंद हो गया तो जो ग्रेडियंट बना हुआ है सोडियम और पोटेशियम का सेल के अंदर और बाहर, वो ब्रेक होने लग जाएगा. तो होगा क्या? बेसिकली जो सोडियम होता है वो सेल के अंदर कम होता है और सेल के बाहर ज्यादा होता है कॉन्सेंट्रेशन. तो सोडियम सेल के अंदर रश करने लगेगा, डिफ्यूजन ग्रेडियंट के अक्रॉस सेल के अंदर आने लगेगा. तो अगर सोडियम सेल के अंदर आने लगा
तो सोडियम एक ऑस्मोटिक इलेक्ट्रोलाइट है, ये अपने साथ में वाटर को भी खींच लाएगा। तो सोडियम प्लस वाटर इन सेल। अब अगर सेल के अंदर वाटर भर गया तो क्या होगा, सेल स्वेल हो जाएगा, स्वेलिंग ऑफ सेल्स। एक तो ये, एक और कैल्शियम पंप्स जो होते हैं उनमें भी डिसफंक्शन हो जाएगा। एक सोडियम पोटेशियम पंप था, एक कैल्शियम पंप्स। कैल्शियम पंप्स का क्या काम होता है, कैल्शियम देखिए सेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश की जाती है कि कैल्शियम को साइटोसोल या साइटोप्लाज्म के अंदर ना रखा जाए। क्यों, क्योंकि जो कैल्शियम होता है बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, और अगर एंजाइम्स अनवांटेड टाइम्स पर एक्टिवेट हो गए तो सेल को डाइजेस्ट कर जाएंगे, सेल के प्रोटीन्स को। तो इसलिए कोशिश की जाती है कि जो कैल्शियम है उसको सेल में कम से कम रखा जाए या साइटोसोल में कम से कम रखा जाए। तो उसके लिए पंप्स काम करते हैं। जैसे या तो कैल्शियम को पंप कर दिया जाए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, या सेल के बाहर पंप कर दिया जाए, इनमें से कुछ भी। पर इसको एटीपी चाहिए, एटीपी लगता है इसके लिए। अगर एटीपी कम हो गया तो क्या होगा, कैल्शियम पंप्स काम करना बंद कर देंगे, तो साइटोसोल है उसके अंदर कैल्शियम भागते हुए आएगा। कैल्शियम भागते हुए आएगा इधर उधर से, भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भागते हुए आया या फिर सेल के बाहर से भागते हुए आया, तो होगा क्या, कैल्शियम भागते हुए आया तो बहुत सारे एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाएंगे और ऑटोलाइसिस ऑफ सेल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके साथ में एक चीज और, ये तो एटीपी की कमी की वजह से होगा। अब अगर मैं ऑक्सीजन की भी कमी को एड्रेस करूं कि उससे क्या होगा, तो देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में काम हो रहा था। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में एटीपी बनने के साथ एक काम और होगा कि जो NADH और FADH वगैरह ये सब चीजें बन रही है, मेनली NADH, वो NADH वापस कन्वर्ट हो जाता है NAD+ के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। आप अपने बायोकेमिस्ट्री के नोट्स या फिर बुक खोल के देख सकते हैं, तो NAD+ के अंदर वापस कन्वर्ट हो रहा था। तो NAD+ को रीजनरेट करने के लिए भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इंपॉर्टेंट है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है। अब NAD+ अगर रीजनरेट नहीं भी हुआ तो क्या समस्या, तो समस्या ये है कि आपके जो ग्लाइकोलाइसिस वगैरह है वो सब रन करना बंद कर देगी। NADH इनहिबिट करता है इन सबको। तो अगर NADH ज्यादा प्रेजेंट होगा, NAD+ कम होगा, तो ग्लाइकोलाइसिस वगैरह इनहिबिट होने लग जाएंगे NADH की प्रेजेंस की वजह से। तो बॉडी को ये चाहिए कि ग्लाइकोलाइसिस रन करता रहे। भाई अगर किसी सेल में जैसे आरबीसी है, आरबीसी के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज नहीं होती क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, और सर्वाइव तो करता है ग्लाइकोलाइसिस की वजह से, एटीपी तो चाहिए। तो उस एटीपी को कंटिन्यूअस जनरेशन के लिए सेल को चाहिए NAD+ को रीजनरेट करता है, NAD+ को, NADH को नहीं, NAD+ को। तो NAD+ को रीजनरेट करने के लिए एक स्टेप होता है, वो होता है पायरुवेट से लैक्टेट। ठीक, पायरुवेट से लैक्टेट। अब NADH यहाँ काम आता है और कन्वर्ट हो जाता है NAD+ के अंदर, और ये एंजाइम काम आता है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, NAD+ वैसे डिहाइड्रोजनेज जो होता है उनमें NADH का फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है जहाँ पे NADH का कंजम्पशन हो रहा है, NAD+ फॉर्म हो रहा है। तो ये जो NAD+ है ये फिर ग्लाइकोलाइसिस के अंदर NADH फॉर्मेशन वगैरह में काम आता है, तो इसको रीजनरेट करना पड़ता है। तो अब अगर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन नहीं है तो इसको रीजनरेट करने के लिए मेरे को ये वाला स्टेप करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा, पायरुवेट से लैक्टेट वाला, यानी लैक्टेट ज्यादा बनने लगेगा। तो अगर लैक्टेट ज्यादा बनेगा तो क्या होगा, लैक्टिक एसिडोसिस होने लग जाएगा, और लैक्टिक एसिडोसिस एसिड है बेसिकली वो, तो पीएच ऑफ सेल फॉल करने लगेगा, सेल का पीएच फॉल करने लगेगा। और पीएच फॉल करने से क्या होता है कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो डीनेचर होने लग जाते हैं, कोएगुलेट करने लगते हैं। तो जो एंजाइम्स है या फिर प्रोटीन्स है, प्रोलॉन्ग्ड फॉर्मेशन या फिर बहुत ज्यादा अगर फॉर्मेशन हो जाए लैक्टेट का तो कोएगुलेट करने लग जाते हैं। और भाई अगर एंजाइम्स कोएगुलेट करेंगे तो सेल की जो मशीनरी है वो काम नहीं करेगी। ठीक है, ये भी और मशीनरी काम नहीं करेगी तो सेलुलर इंजरी तो हो ही जाएगी। ठीक है, ये बेसिक था इंजरी का, सेलुलर इंजरी का। अब अपन थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन में चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रिवर्सिबल इंजरी। रिवर्सिबल इंजरी देखिए, वैसे तो इन सब के अंदर मैटर बहुत है याद रखने के लिए, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, वैसे बहुत ज्यादा भी नहीं है, लेकिन एक एक चीज याद करने से अच्छा अपन एक कंसेप्ट को पकड़े जो मेन कोर कंसेप्ट है और उस पर बिल्ड करते जाए, वो बेटर रहता है। तो रिवर्सिबल इंजरी क्या होता है, रिवर्सिबल नाम से ही पता है, इसको रिवर्स किया जा सके।
अगर हम स्ट्रेस को हटा दें तो रिवर्स हो सकती है। जैसा हाइपोक्सिया था, तो अगर रिवर्सिबल इंजरी हुई है और अगर मैं हाइपोक्सिया को हटा दूं यानी ऑक्सीजन की सप्लाई वापस कंटिन्यू कर दूं तो रिवर्सिबल इंजरी वापस से हील हो जाती है। ठीक है, तो रिवर्सिबल इंजरी का हॉलमार्क यानी कि जिसके ऊपर सब कुछ आधारित है वो क्या है, वो है सेल्यूलर स्वेलिंग। सेल्यूलर स्वेलिंग, ठीक है, सेल्यूलर स्वेलिंग। सेल के स्वेल कर जाने से सारी की सारी समस्याएं होगी। क्या समस्या हो जाएगी सेल के स्वेल कर जाने से? एक तो देखिए, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, आपकी इंटेस्टाइन की म्यूकोसा में ऐसे फिंगर लाइक, वो क्या होते हैं? दैट आर नोन एज माइक्रोविलाई। तो अगर मैं सेल को स्वेल कर दूं तो होगा क्या? सेल ऐसा दिखने की जगह ऐसा हो जाएगा। देखिए, ऐसा हो जाएगा स्वेल करके बेसिकली सेल। थोड़ा सा और अगर प्रिसाइज दिखाऊं तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्वेलिंग आ चुकी है बेसिकली इन रीजन्स में। ठीक है, ये स्वेल कर चुका है सेल, तो जो माइक्रोविलाई लंबे लंबे थे वो इतने से रह गए, और अगर और ज्यादा स्वेल करेगा तो माइक्रोविलाई भी गायब हो जाएंगे और ये सेल ऐसा हो जाएगा। सही बात। तो माइक्रोविलाई मतलब बेसिकली लॉस ऑफ माइक्रोविलाई लग जाएगा, और माइक्रोविलाई हमको पता है क्या किस काम आता है, एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ाने के काम आता है। तो अगर रिवर्सिबल सेलुलर इंजरी है और सेल स्वेलिंग हो रही है तो माइक्रोविलाई का लॉस होने लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है आपको पता होगा उसमें दो टाइप होते हैं, स्मूथ और रफ। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें बेसिकली क्या हो रहा है, उसमें जो राइबोसोम्स होते हैं वो अटैच होते हैं उसके सरफेस पे। अब उनका जो एसोसिएशन होता है वो काफी लूज सा एसोसिएशन होता है, मतलब वो कोई कोवेलेंट बॉन्ड से एसोसिएट नहीं है, वो जस्ट ऐसे टंगे हुए होता है। जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है, इसके अंदर प्रोटीन लटका हुआ है और प्रोटीन के बाहर राइबोसोम है, ऐसे होता है। ईआर की मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ईआर है, ये बाहर साइटोप्लाज्म है। तो अब क्या होगा, अगर मैं सेल को स्वेल कर दूं या फिर मेम्ब्रेन को, ईआर की मेम्ब्रेन को स्वेल कर दूं तो होगा क्या? होगा ये कि ये जो मेम्ब्रेन है ये ऐसे स्वेल कर जाएगी ऊपर की तरफ, और ये जो राइबोसोम है ये पॉप आउट हो जाएगा। तो लॉस ऑफ राइबोसोम्स फ्रॉम आरईआर, पर इसके पॉप आउट होने से क्या होगा, जो प्रोटीन का प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा या फिर इवेंचुअली खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोटीन का प्रोडक्शन इवेंचुअली खत्म हो जाएगा सेलुलर स्वेलिंग से। ठीक, तो ये तो थे रिवर्सिबल इंजरी के अंदर। अब अपन देखते इरिवर्सिबल इंजरी। इरिवर्सिबल, जिसको रिवर्स ना किया जा सके किसी भी ट्रीटमेंट के द्वारा, इरिवर्सिबल। ठीक है, अब इरिवर्सिबल इंजरी का हॉलमार्क क्या है? जैसे रिवर्सिबल का क्या था, सेलुलर स्वेलिंग या मेम्ब्रेन की स्वेलिंग। इरिवर्सिबल इंजरी का हॉलमार्क है मेम्ब्रेन डैमेज। जरूरी नहीं सेल मेम्ब्रेन का डैमेज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डैमेज जरूरी नहीं, किसी का भी सेल मेम्ब्रेन का डैमेज हो जाए, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन का डैमेज हो जाए, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन का डैमेज हो जाए, किसी का भी। तो मेम्ब्रेन का डैमेज में सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन के देख लेते हैं, सबसे बाहर की लेयर है सेल मेम्ब्रेन डैमेज। तो इससे क्या होगा, जैसे सेल मेम्ब्रेन थी, ठीक है, ये नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन थी, यहाँ बीच में मैं खड्डा कर दूं, कुछ मेम्ब्रेन को डैमेज कर दूं, इसकी जो कंटिन्यूटी है उसको ब्रेक कर दूं, तो क्या होगा, जिनका भी कंसेंट्रेशन यहाँ पर ज्यादा था सॉरी बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, वो अंदर आने लगेंगे, और जिनका कंसेंट्रेशन अंदर था ज्यादा था वो बाहर जाने लगेंगे। तो कैल्शियम सोडियम ये सब अंदर आने लगेगा। तो वही कैल्शियम अगर अंदर आने लगेगा ज्यादा तो क्या होगा, एंजाइम्स एक्टिवेट होंगे और ऑटोलाइसिस होने लग जाएगा। लेकिन दिक्कत ये कि जो सेल मेम्ब्रेन में डैमेज हुआ है मैं इसको रिपेयर नहीं कर सकता किसी भी तरीके से। अगर ऑक्सीजन सप्लाई मेंटेन कर भी दूं तो भी सेल मेम्ब्रेन डैमेज रिपेयर नहीं हो पाएगा। ठीक है,
एक तो ये हो गया सेल मेम्ब्रेन डैमेज। अब आ जाते हैं ऑर्गेनेल लेवल पे। ऑर्गेनेल लेवल में क्या होगा? नंबर 2 माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन डैमेज। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन डैमेज, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, सीवेवी वाली आउटर मेम्ब्रेन है। अब अगर इसकी मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए तो इनर मेम्ब्रेन में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, आपको पता है, तो वही एटीपी का प्रोडक्शन रुक जाएगा क्योंकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं हो पाएगा, फिर वही लैक्टेट अक्यूमुलेट होने लगेगा और सेलुलर डैमेज हो जाएगा। इसके साथ साथ ही इसके अंदर एक चीज और होती है, वो होती है साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी, अब अगर साइटोक्रोम सी मेम्ब्रेन डैमेज की वजह से साइटोप्लाज्म में लीक हो जाए तो साइटोक्रोम सी स्टिमुलेट्स एपोप्टोसिस। स्टिमुलेट्स एपोप्टोसिस यानी प्रोग्राम सेल डेथ, सेल सुसाइड, एपोप्टोसिस को ट्रिगर कर देगा। ठीक है, इसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज कर दिया, सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर दिया। इसके बाद में क्या है? इसके बाद में लाइसोसोमल मेम्ब्रेन को डैमेज हो जाएगा। लाइसोसोमल मेम्ब्रेन डैमेज, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन डैमेज में क्या है? लाइसोसोम जो है उसके ऊपर की मेम्ब्रेन को डैमेज हो जाए तो लाइसोसोम के अंदर के जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है, जो लिटिक एंजाइम्स, वो बाहर लीक होने लग जाएंगे इन द साइटोप्लाज्म। तो अगर ये लीक होने लग जाएंगे इन द साइटोप्लाज्म तो होगा क्या? देखिए यहाँ पे दो फैक्टर्स काम कर रहे हैं। एक तो इसके जो एंजाइम्स है वो लीक कर रहे हैं, और जो बाहर से कैल्शियम आ रहा था सेल मेम्ब्रेन डैमेज की वजह से, वो कैल्शियम इन एंजाइम्स को एक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, बाहर से कैल्शियम आ रहा था ना, यहाँ पे हमने देखा था मेम्ब्रेन डैमेज में, सेल मेम्ब्रेन डैमेज में, तो जो बाहर से कैल्शियम आ रहा है वो इन एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देगा, और इन एंजाइम्स को एक्टिवेट अगर कर दिया तो लाइसोसोम तो ऑलमोस्ट हर चीज को डाइजेस्ट कर सकता है, तो कोई भी सेल हो तो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा लाइसोसोमल मेम्ब्रेन डैमेज। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और है कि मेम्ब्रेन डैमेज से जो सेल के अंदर के एंजाइम्स हैं, एक तो वो सेल को लाइज तो कर ही रहे, प्लस वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर भी लीक हो जाता है। तो जैसे कार्डियक इस्कीमिया में या फिर मायोकार्डियल इंफार्क्शन में क्या होता है कि मायोसाइट जो है, मायोसाइट बता देता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे ये कोई मायोसाइट है, ठीक, ये मायोसाइट है और ये नीचे ब्लड है। ठीक है, अब हुआ क्या? मेम्ब्रेन डैमेज की वजह से इस मायोसाइट के अंदर जो एंजाइम्स थे, फॉर एग्जांपल आपने नाम सुना होगा बायोकेमिस्ट्री में ट्रोपोनिन आई और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एलडीएच का भी 1 एलडीएच 1 2 भी हो जाता है, लेकिन एलडीएच 1 ज्यादा पाऊंगा। ठीक है, इस तरह के जो एंजाइम्स, जो एंजाइम्स में आपने पढ़ा था, वो मतलब बेसिकली ये मायोसाइट्स के अंदर है, ये जो एंजाइम्स मायोसाइट्स के अंदर, इनका क्या होगा? मेम्ब्रेन डैमेज की वजह से लीक आउट करने लग जाएंगे, और लीक करके कहां पहुंच जाएंगे? ब्लड स्ट्रीम के अंदर। और ये इंपॉर्टेंट मार्कर है। अगर ईसीजी फाइंडिंग्स बहुत एम्बिगुअस है तो ये इंपॉर्टेंट मार्कर है, मार्कर एंजाइम है, किसके लिए? ये कंफर्म करने के लिए कि क्या इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ, या फिर सेलुलर इंजरी बेसिकली हुई है कि नहीं। तो यहाँ पे आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि क्या इरिवर्सिबल सेलुलर इंजरी हुई है या नहीं, क्योंकि इरिवर्सिबल सेलुलर इंजरी फाइनली लीड्स टू सेल डेथ। ठीक है, इरिवर्सिबल सेलुलर इंजरी जो है वो हुई है या नहीं हुई, वो आप यहाँ से कंफर्म कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि इरिवर्सिबल इंजरी जो है फाइनली सेल डेथ को लीड करती है। तो अगर सेल डेथ है तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि भाई वहां पे इस्कीमिया हुआ है और वहां की सेल्स की डेथ हुई है, मायोसाइट्स की डेथ हुई है। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा पॉइंट सेलुलर इंजरी का। नेक्स्ट वीडियो में सेल डेथ हम देखेंगे। ठीक है।